वेलकम बैक टू एमएस बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे, तो आज उसी की एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। ओके, कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी है, उसको आप ध्यान से समझे। एक्टिविटी क्या कहती है? मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी से मिल जाते हैं आपको, इसीलिए एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है बेटा। आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हों या पोटेशियम परमैंगनेट के आपके पास क्रिस्टल्स हों, CuSO4 एंड KMnO4। CuSO4 को हम बोलते हैं बेटा कॉपर सल्फेट। ओके, ये एक प्रकार का सॉल्ट होता है ब्लू कलर का। इसी तरीके से आपका KMnO4 जो होता है ये भी एक प्रकार का सॉल्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। और इसके बारे में आप पढ़कर आए हैं प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा भी है। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो या कॉपर सल्फेट हो, इनके क्रिस्टल्स आपने लिए। दो अलग अलग बीकर रखे आपने। ओके, दो बीकर हैं आपके पास। अब इस बीकर में आपने क्या करने की कोशिश की? 100 ml पानी इसमें मिलाया, 100 ml पानी इसमें मिलाया आपने, तो 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। और आपने क्या करने की कोशिश की? एक में आपने वाटर को क्या किया? कोल्ड रखा, और दूसरे में उस वाटर को आपने क्या कर दिया? हॉट कर दिया, गर्म कर दिया। ओके, तो इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, और आपने इन क्रिस्टल्स को एक एक करके दोनों में डालने की कोशिश की। इस वाटर में जैसे ही क्रिस्टल्स जाएंगे और इस वाटर में जब ये क्रिस्टल्स अपना एंट्री करेंगे, तो ऐसे केस में दोनों में कोई बदलाव होगा या नहीं। आप इस दोनों सॉल्यूशंस को स्टिर ना करें, डू नॉट स्टिर। इसको आप घोलने की कोशिश ना करें, और इसको थोड़ी देर के लिए इनके क्रिस्टल्स को बॉटम में सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दें। ऐसे केस में जैसे जैसे समय गुजरेगा, ठीक है, जैसे जैसे समय पास होने लगेगा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको ये देखना है। ओके, और ये भी चीज़ आपको देखना है, जो टेम्परेचर जिस सॉल्यूशन का बढ़ा हुआ था, अगर इसका टेम्परेचर मान के चलिए 25 डिग्री है या 25 केल्विन है, तो इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है अगर इसका टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर आपने थोड़ा बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल इसका 50 डिग्री कर दिया। दोनों में अंतर क्या हुआ? टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ जो आपके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था, पार्टिकल्स मूवमेंट, उसमें आपका क्या अंतर आया? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो पार्टिकल्स के मूवमेंट क्या तेजी से हो जाएंगे या स्लो डाउन हो जाएंगे? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी पहले। ओके, एक्चुअली होता क्या है समझिए। यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है रैंडम होता है, और कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं? मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि हर एक पार्टिकल के पास एक कैसी एनर्जी है? दे possess काइनेटिक एनर्जी, अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल की, जैसे इस काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पतीला है, मीन्स एक आपके पास बर्तन है, और जिसको आपने ट्राइपॉड स्टैंड में लगाने के बाद आपने इसमें क्या कर दिया? स्प्रिट लैम्प से इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। जब आप इसको हीट करेंगे तो जितने भी पार्टिकल्स इसमें होंगे, ये पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे? अपनी प्लेस पे वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। मीन्स ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एक अपने एक्सेस पर रोटेट करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा, और धीरे धीरे करके एक पार्टिकल जो होगा वो एनर्जी जो अपने पास अचीव करेगा वो होगी काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उसको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा? कब मिल रही है काइनेटिक एनर्जी? जब वहाँ से टेम्परेचर इसका क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। तब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे में पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? अपने पोजीशन पे
अपने मेन पोजीशन पे क्या करने लगेंगे, बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, रोटेट करने लगेंगे और अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और इस वजह से धीरे धीरे वो क्या होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होने लगेगा, एक दूसरे के साथ इनका कॉलिजन स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉलिजन स्टार्ट होगा तो इनका मूवमेंट और तेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो पार्टिकल्स होंगे टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ पार्टिकल्स दे विल मूव फास्टर, वो ज़्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब ये ज़्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ही बढ़ रही है। तो डायरेक्टली रिलेशन होता है इनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। ओके, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होगी, बढ़ेगी। इस पूरे एक्टिविटी के जरिए हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं आपस में ही, ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। कैसे होते हैं इंटरमिक्स, मान के चलिए आपके पास एक मैटर है और एक ये दूसरा मैटर है। ओके, आपके पास बीकर है, आपने बीकर में पहले से वाटर की क्वांटिटी रखी थी, ये आपका सपोज फर्स्ट मैटर है, और आपने इसमें सॉल्ट या शुगर डालने की कोशिश की, ये आपका सेकंड मैटर है, वो ये है। ओके, जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डाला जाता है, तो आपको बताया था एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि जब सॉल्ट एंड शुगर को जब हम वाटर में डालते हैं और स्टिर करते हैं तो उसके बाद सॉल्ट जो होता है वो, या शुगर जो होता है उसकी, वो डिसअपियर हो जाता है, और इसकी वजह से वाटर का लेवल भी कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो वो सॉल्ट के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं आखिर जाते कहाँ हैं, एक्चुअली जो आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, दे हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस के बदले हम बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। जब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं और जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने शुरू करते हैं। जब पार्टिकल्स मूव करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होंगे उसके साथ क्या होने लगेगा, अपने आप डिसॉल्व होने लगेगा, उनके अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब पार्टिकल्स दे गेट इंटरमिक्स, ठीक है, एंड दे गेट इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, अपने आप में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होंगे उसमें वो जाने लगेंगे पार्टिकल्स। ओके, अदर पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में, एक पार्टिकल के जो बीच में स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस में अदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा आपने इंसेंस स्टिक के बारे में पढ़ा था अभी, वो जो इंसेंस स्टिक अगर हम जलाएंगे अगरबत्ती, उसकी खुशबू फैलेगी बहुत देर दूर तक, तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर में उसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और गैसेस का डिफ्यूजन सबसे तेजी से होता है। हम जानते हैं गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये गैस की स्टेट है। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो इसमें पार्टिकल्स थोड़े से क्या होते हैं, क्लोज अप होते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हो ज़्यादा मीन पोजीशन से डाइवर्ट नहीं हो पाते, लेकिन गैसेस के बीच में ज़्यादा स्पेस होने की वजह से जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को क्या करने की कोशिश करता है, दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करता है। और यही चीज़ होती है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जब होता है तो हमें अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो दूर से ही स्मेल कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कोई एक समोसे वाला है, वो समोसे बना रहा है और कई दूर वहाँ समोसा बन रहा है, और लेकिन उसकी खुशबू आपके घर तक वो आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रोसेस के पीछे भी उसका क्या कारण है, डिफ्यूजन प्रोसेस, कि डिफ्यूजन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल का हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल नेचर पढ़ रहे हैं।
इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स के। हमने पहला क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अभी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। अब जो तीसरा आपको समझना है वो क्या चीज़ है, देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाई इज इट सो, इसके बारे में हमें समझना है। देखिए एक्चुअली आपको एक दो एक्टिविटी समझनी पड़ेगी इसके लिए। पहली एक्टिविटी देखिए कैसा है। पहली एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन चेन आपको तैयार करना है। अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन चेन। अब देखिए कैसे, आपके पास 4 ग्रुप बन जाएंगे। पहला ग्रुप होगा जो कि आपका एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे और सभी इंटरलॉक हो जाएंगे। एंड दे विल लॉक आर्म्स, अपने आर्म्स को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। जैसा मान के चलिए आप ये हैं, आपने इस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और आर्म्स जो है आपने एक दूसरे के जो स्टमक है वहां पर आपने क्या कर दिया, उसको आर्म को लॉक कर दिया। दूसरा जो आपका ग्रुप होगा, दूसरे ग्रुप में आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। होल्ड हैंड्स, सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े रहना है। जैसे ये स्थिति है तो अब इस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ हाथ पकड़ के खड़ा रहना है। अब आर्म्स को आपको लॉक नहीं करना। ओके। तीसरी कंडीशन, तीसरा जो ग्रुप बनेगा वो क्या है, उसमें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के फिंगर्स को टच करेंगे सिर्फ। कैसे, जैसे आप ये खड़े हैं तो आपका ये फिंगर है, तो सपोज तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ फिंगर्स टच करने हैं। तो इसी तरीके से लगातार जो है आपका एक ग्रुप और तैयार हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 3 कंडीशन आपको मिल गई है और चौथा जो ग्रुप है आपका, आपको 4 ग्रुप बनाने हैं, ए बी सी ग्रुप बन चुका है। अब जो आपके पास चौथा ग्रुप होगा, ये ग्रुप क्या करने की कोशिश करेगा, ये इसकी ओर को भी रन करेगा, इसकी ओर को भी रन करने की कोशिश करेगा, इसकी ओर को भी क्या करेगा, रन करेगा। तेजी से इनकी ग्रुप के बीच में जाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों, टू ब्रेक दी चेन। इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये जो चौथा ग्रुप होगा वो अदर 3 ग्रुप्स के बीच में जाने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को क्या मान के चलते हैं, पार्टिकल मान के चलते हैं। ईच स्टूडेंट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है बेटा, ये है आपके पार्टिकल्स के इक्विवेलेंट, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ जो पार्टिकल्स है, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको इसमें ये बताना है कि यदि ये ग्रुप इस पार्टिकल मीन्स इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल को ब्रेक, इसकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, चाहे इस कंडीशन में करेगा और चाहे इस कंडीशन में, तो तीनों कंडीशन में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम किसके बीच में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि किस चेन को तोड़ने में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। जिस चेन को तोड़ने में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा उससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। और हम जानते हैं ऐसा किस केस में होगा, हम जानते हैं पहले केस में ऐसा होगा, देन सेकंड केस में एंड देन लास्ट में थर्ड केस। क्योंकि फर्स्ट केस में आर्म्स लॉक है, सेकंड केस में हैंड्स जो है होल्ड कर रखे हुए हैं और थर्ड केस में सिर्फ फिंगर्स टच किए हैं। तो जिसमें फिंगर्स टच किए हैं तो उनका जो बॉन्ड्स है उन पार्टिकल्स के बीच का वो आसानी से टूट जाएगा और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे वीक होगा। तो इससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी हम देखते हैं इसको समझने के लिए। दूसरी एक्टिविटी में आपके पास एक आयरन नेल है, ओके, दूसरा आपके पास चौक है और तीसरा जो आपके पास है वो है रबर बैंड। आयरन नेल को आप हैमरिंग कीजिए, चौक को आप कटिंग कीजिए चौक की, या रबर बैंड को आप क्या करने की कोशिश करें, स्ट्रेच करने की कोशिश करें, इसकी स्ट्रेचिंग कीजिए। तीनों केसेस में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आयरन नेल जो कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है
इसी तरीके से चौक भी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है बट नॉट एज मच ऑफ आयरन नेल, और रबर बैंड भी जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है बट नॉट एज मच ऑफ दीज टू, आयरन नेल एंड चौक। ओके, अब तो होगा क्या ऐसे केस में? इस केस में आप देखेंगे कि कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, और इनमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स किस में लगेगा। मैक्सिमम फोर्स किस में लगेगा? जिसके पार्टिकल्स आप अलग करना चाहते हैं। ओके, इनके जो चेन है पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बांध के रखी हुई हैं, सबसे ज्यादा हैमर में होगा हम जानते हैं, देन चॉक में, देन स्ट्रेचिंग करने पे जो रबर बैंड होगा उसमें। अब ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये इंडिकेट करती हैं कि इन सभी में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे मैटर एग्जिस्ट करते हैं। एक एक्टिविटी और है, तीसरी एक्टिविटी, उसको आप अगर समझें तो आपको शायद टॉपिक समझ में आ जाए। जैसे आपके पास एक टैप है और उस टैप में से आपके पास वाटर बह रहा है, और आपके या तो ये कंडीशन है, या आपके पास एक टब है, उस टब में आपके पास क्या है, पानी भरा हुआ है। ओके, उसमें आपने एक ग्लास वाटर लिया, उस ग्लास वाटर से आप इसमें पानी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पोर करने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। या एक बहता हुआ टैप है, उसमें से क्या हो रहा है, वाटर जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। आप कोशिश करें कि अपनी उंगली से इस तरीके से वाटर को काटने की कोशिश करें। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्या करना है आपको, कट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, आप वाटर की सरफेस को कट करने की कोशिश करें इस तरीके से लगातार। क्या ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है कि वो वाटर की सरफेस कट हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या है, एक वाटर के पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ये अदर पार्टिकल है, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एक बॉन्ड के जरिए क्या किया है, एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है। वाटर में जो बॉन्ड होते हैं वो आपके कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, और इस वजह से वाटर जो होता है स्टेबल होता है, वो उसकी लेयर्स में हम उसको काट नहीं सकते। ओके, अब डिपेंड क्या करता है कि आपकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं अभी तक हम देख रहे थे, इसमें फोर्स लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, चाहे आयरन नेल हो, चौक हो, रबर बैंड हो, या फिर आपका वाटर की लेयर को काटना हो, तो इनमें जितना आपको फोर्स लगाना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा बेटा, टाइप ऑफ मैटर, कि वो मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। यदि वो मैटर गैस होगा तो बहुत कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, यदि वो मैटर लिक्विड होगा तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा फोर्स आपको किसके लिए लगाना पड़ेगा, उनके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, सॉलिड में। ओके, आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।